प्रक्रियाधीन भर्तियों के अंदर जो है 1 ईयर प्रतीक्षा सूची जो है वेटिंग लिस्ट जो है सरकार जारी करे। 54,000 पदों पे भर्ती हुई थी, जिसके कम से कम 20,000 पद जो है वीकेंड हो रहे हैं। ये कार्मिक विभाग ने लेटर जारी किया था 4 जून को, वर्गवार प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों से चयन किया जाए। RAS, PSI, EORO जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी करें विकास सर के मार्गदर्शन में। आज ही डाउनलोड करें सैरमिक अकेडमी ऐप। देखिए कि युवाओं की 2-3 प्रमुख मांगे हैं, जिसमें सबसे बड़ी मांग हमारी ये है कि प्रक्रियाधीन भर्तियों के अंदर जो है 1 ईयर प्रतीक्षा सूची जो है वेटिंग लिस्ट जो है सरकार जारी करे, जिसमें जो व्यक्ति पद छोड़ के एक भर्ती से दूसरी भर्ती में वो नियुक्ति हो चुकी हो या उसने जो है पद को त्याग दिया हो, ऐसे सबसे बड़ी भर्ती है राजस्थान की चतुश्रेणी, जो राजस्थान की सबसे निम्न भर्ती है, और 54,000 पदों पे भर्ती हुई थी, जिसके कम से कम 20,000 पद जो है वीकेंड हो रहे हैं, जिसमें से कोई पटवार, कोई वीडियो, कोई रीट लेवल 1 में और कोई अन्य भर्तियों में ज्वाइन कर लिया। तो चतुश्रेणी भर्ती सहित तमाम भर्तियों के अभ्यर्थियों की मांग है कि भाई हमारी 4 जून के बाद में हमारी भर्ती का रिजल्ट आया, उस भर्ती के अंदर जो है हमें नियुक्ति दी जाए। और हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि भाई 8 फरवरी को जो है बजट में भी जो है आप देख सकते हो कि इन्होंने भाषण में ये दिया था कि 1 वर्ष की अवधि के सेवा के परित्याग पदच्युति होने की स्थिति में उस पद के विरुद्ध वर्गवार प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों से चयन किए जाने के संबंध में प्रावधान किए जाएंगे। और उसके बाद में ये कार्मिक विभाग ने लेटर जारी किया था 4 जून को, और इसमें भी स्पष्ट लिखा है कि 1 वर्ष के भीतर सेवा के परित्याग, मृत्यु, पदच्युति होने की स्थिति में उस पद के विरुद्ध वर्गवार प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों से चयन किया जाए। और जब सरकार ने नियम भी बना दिया, बजट में बोल दिया, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद में आज चतुश्रेणी जो सबसे बड़ी भर्ती है उसकी 15 से 20,000 बच्चे जो लंबे समय से मांग कर रहे हैं। आज ये कई अभ्यर्थी जो है आपके यहाँ पे आए, और कल जो है 14 अगस्त को जो है शहीद स्मारक में एक बहुत बड़ा आंदोलन भी जो है राजस्थान की सरकार के खिलाफ ये चतुश्रेणी से तमाम भर्तियों के अभ्यर्थी जो है 1 ईयर वेटिंग लिस्ट को जारी कराने की मांग करेंगे। इसमें फायदा गवर्नमेंट को है, स्टूडेंट को है, उनका समय बचेगा, उनकी उम्र बचेगी, और जो लोग योग्य है उनकी मेहनत का फल उन्हें मिलेगा, और सरकार के भी जो है रिसोर्सेज बचेंगे, फाइनेंस बचेगी, सारी चीजों की व्यवस्था जो है बचेगी, और योग्य व्यक्ति उनको नियुक्ति दी जाए। और दूसरी, आज जो है हम बड़ा घोटाले का उजागर कर रहे हैं कि RSSB बोर्ड में जो हाल ही में एक एग्जाम हुई है कृषि सुपरवाइजर की 2026 की एग्जाम, आपने लंबे समय से देखा होगा कि ओमार घोटाले सहित तमाम मामलों में RSSB बोर्ड हमेशा घिरा हुआ होता है, और RSSB बोर्ड के अध्यक्ष जो है हमेशा केवल ट्विटर पर बयानबाजी करके अपनी साख को जो है बचाने का काम करते हैं। और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती के बारे में मैं आपको बताऊं कि 1100 पदों के ऊपर ये भर्ती हुई थी, जिसमें लगभग 1,83,000 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था, और 18 अप्रैल को ये एग्जाम आयोजित हुई। अभी 23 जून को इसका रिजल्ट आया। इसमें सबसे बड़ी गड़बड़ियां जो है ये है कि इसमें एक तो पहली रैंक लेके आया मोतीलाल जो बाड़मेर का, और ये 20 वर्ष की उम्र का बच्चा है, जिसने रीड, पुलिस और एग्रीकल्चर सारी 3-4 भर्तियों में जो है ये जॉब हासिल कर ली। और इसके इर्द गिर्द रहने वाले बच्चे ये कहते हैं कि भाई ये बच्चा बिना पेपर के या बिना ओमार भरे जाए ये जॉब लग ही नहीं सकता। लेकिन इसके अलावा जो ये 3, एक कोमल राठौड़, एक राजकुमार राठौड़ और मनोज राठौड़, जिसकी कोमल की रैंक है 399, राजकुमार की रैंक है 378 और मनोज की रैंक है 371, तीनों एक परिवार से हैं, तीनों एक परिवार से है, तीनों के सेम नंबर है, नैनवा बूंदी के वहां एक गांव के रहने वाले हैं ये, और जिनको बड़े ही जो है लाजवाब तरीके से जो है पर्दाफाश किया गया कि हम नौकरी लगे, लेकिन ये तीनों फर्जी है। इसके अलावा कई सारे ऐसे रोल नंबर है जिसमें एक ही परिवार से दोनों सगे भाई बहन, दोनों भाई भाई, या जो एक ही परिवार में ताऊ के, बुआ के, पापा सगे, ऐसे लोग जो इसके अंदर लगे। ये सारे डाटा मैं आपको दे सकता हूं। जैसे ये देख लो, ये दोनों भाई बहन है सगे, जिसकी रैंक भी आसपास है, 754 तो दूसरे की 758, ये दोनों सगे भाई है। बेसिकली 1-2 केस अपन मान सकते हैं कि भाई सगे हो सकते हैं, लेकिन जनरली केसेज में क्या होता है कि एक ही परिवार से सारे लोगों की रैंक भी आसपास आना और सारों की एक ही वैकेंसी में नियुक्ति होना, यह पॉसिबल नहीं हो सकता कभी भी। 1-2 केस में हो सकता है, लेकिन ऐसे 15 से 20 केस है। ये दोनों सगे भाई है, जिसमें से एक की रैंक 25 है, एक की रैंक की आप देख सकते हो। ये दोनों सगे हैं, ये दोनों सगे दोस्त है जो हमेशा से जो है साथ रहते थे। इसके बाद में इन्होंने जब इसकी नौकरी लगी, दोनों की रैंक भी आगे पीछे, एक की 73, एक की 74, नॉट पॉसिबल। ये दोनों सगे भाई है, ये दोनों एक परिवार से हैं, जिनकी रैंक आगे पीछे, एक की 352, एक की ऐसे कम से कम 1100 से सारे नीचे ही नीचे हैं, और कम से कम 700-800 पदों के ऊपर ये घोटाला हुआ है, जिसमें आप आगे देखते जाइए।
ये दोनों एक परिवार से है। ये ऐसे 15-20 केस तो मैं एक परिवार के दे रहा हूँ। इसके अलावा ये एक सेंटर के रोल नंबर है जो आगे पीछे सबकी रैंक भी आसपास है। अब ये सेंटर जो है जांच का विषय है। हमारे पास डाटा आया कि इनके रोल नंबर जो है सेम डिटो आगे पीछे है, इनकी रैंक भी आसपास है, ये नंबर भी इनके आगे है, किसी की 233, 237, 231, 225। नॉट पॉसिबल सर, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट रहा हूं और मैंने कई सारे एग्जाम दिए। हम नहीं मान सकते कि ऐसा हो सकता है। ये एक ही सेंटर से हुए जिसमें देख सकते हो सारे के सारे पूर्वी इलाके के बच्चे हैं, जिसमें से मीणा कम्युनिटी के सबसे ज्यादा है। और मैं कोई कम्युनिटी ब्लेम नहीं लगा रहा, लेकिन ये सामने आ रहा है कि भाई उस इलाके के लोगों ने मिलकर इसमें बड़ा घोटाला किया है। और ये एक कोचिंग संस्थान है, बूंदी की कोचिंग है, डीएलसी कोचिंग। वहां से जो है ये सारे लोगों की नियुक्तियां हुई है। ये आप देख सकते हो कि कितने लोग। भाई सबसे ज्यादा इसके अंदर जो छोटे समाज है, चाहे धाकड़, नागर, मीणा, और एक सीटें की संख्या जो है फिक्स होती है वही है, और सबसे सर्वाधिक संख्या में वही लोग इसके अंदर लगे। सबसे कम कम्युनिटी के लोग और सबसे कम बदों की पर्दे के ऊपर ये लोग लगे, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। और दूसरा सर सबसे बड़ा मैं एक स्कैम आपको बताऊं कि जब भी अधीनस्थ बोर्ड की पीडीएफ जारी होती है रिजल्ट की, उसमें सारे लोगों की जो नामों की जो फॉन्ट है वो तो सेम रहते होंगे, लेकिन यहाँ देखो आप कि एक 483 रैंक में बच्चा है जिसके बच्चे का नाम सेम फॉन्ट में, फादर का नाम सेम फॉन्ट में, लेकिन मदर का नाम अलग फॉन्ट में। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है सर? ऐसे ही कई सारे केसेज है कि यहाँ फादर और बच्चे का नाम सेम है लेकिन मदर का नाम सेम फॉन्ट के अंदर नहीं, बाकी सब के आप देख सकते हो सेम फॉन्ट में। ऐसे 5-7 केसेज ऐसे हैं जिनके फॉन्ट साइज में पीडीएफ में गड़बड़ी है, और 1-2 केस ऐसे जिसमें मदर के नाम भी इंक्लूड नहीं है। अरे भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि आपने रिजल्ट जारी किया और उसमें बच्चे के फादर मदर के नाम तो हो ही सकता है भाई। अगर किसी के बच्चे के मदर की डेथ भी हो रही तो मदर का नाम तो होता ही है, लेकिन यहाँ नहीं है। इसका आप जवाब कौन देगा, ये समझ से परे है। ये कई सारे केसेज है जो आप कलेक्ट कर सकते हैं। एक ये सबसे बड़ा है कि ये तीनों एक्स सर्विसमैन है और तीनों की रैंक आप देख सकते हो कि सेम है, और नंबर भी इनके सेम है, पॉइंटों में फर्क नहीं है भाई। ये तो हो सकता है कि तीनों आगे पीछे बैठे हैं, एक की रैंक है 4013, 4014, 4016, और तीनों जो है आगे पीछे बैठे, तीनों के पॉइंटों में ही नामुमकिन फर्क है, तीनों के सेम। पूरी भर्ती ही गड़बड़ी के अंदर है। ये तमाम सारी चीजें इसके अंदर पड़ी है, जिसमें सबकी रैंक 1100 पदों की भर्ती थी, सारे 1100 नीचे वाले, और ये बड़ा घोटाला है। हम कहते हैं कि भाई एसओजी जो है इसकी जांच करे, और आलोक राज को इसके ऊपर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि इस मामले के अंदर जो बच्चे लंबे समय से डिमांड उठा रहे हैं, कुछ दिनों पहले जोबनेर जो कृषि महाविद्यालय, वहां भी बच्चों ने इस मांग को लेकर कहा था कि रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है, लेकिन जब 2-3 दिन से हमने इस पूरे मामले में स्टडी करी, इधर उधर से ये एविडेंस कलेक्ट किए, तब हमें भी पूरा पता चला कि ये कहीं ना कहीं पूरी दाल के अंदर ही काला है। अगर इस पूरे मामले की जांच और इनके नार्को टेस्ट हो तो बड़ा घोटाला इसके अंदर निकलेगा, क्योंकि आरएसएस बोर्ड में ओमार घोटाला पहले भी अपन सबके सामने आया और उसका कुछ नहीं हुआ कि 2025 में एफआईआर भी एसओजी में दर्ज हुई थी, और वो यूपी की लो लिस्टेड ब्लैक लिस्टेड कंपनी, सारी चीजें, एक पुलिस कर्मचारी पकड़ा गया, वो आज भी सांगनेर में ड्यूटी कर रहा है, और जो आरएसएस बोर्ड के कर्मचारी पकड़े गए वो उनका क्या हुआ अभी तक कोई पर्दाफाश नहीं हुआ। और जो एसओजी ने जो 38 लोगों के रोल नंबर जारी किए थे वो कौन थे, क्या हुआ, जिसके माइनस नंबर बढ़े, सारा मामला रफा दफा कर दिया। और ऐसा ही हाल ये हो रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर इन बड़ी भर्तियों के अंदर ही अंदर ये पूरा घपलाबाजी हो रहा है। हो सकता है इनकी ओमारे बदली गई, या फिर इन लोगों को कुछ क्वेश्चंस पहले डिलीट कर दिए गए, यानी एक कम्युनिटी विशेष हम कह सकते हैं, या उस पूर्वी इलाके के लोग सबसे ज्यादा है। इसके अलावा ऐसे बच्चे हैं जो एक परिवार से 3-3, 4-4 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जिनका कोई भी हम पॉसिबल नहीं मान सकते। 1-2 घर ऐसा हो सकता है, लेकिन सारे 20 केस ऐसे होना नॉट पॉसिबल। और जनरली केसेज के अंदर आगे पीछे अगर बच्चे पास भी हो जाए तो उनकी रैंक आसपास आना, या उनका नंबर जो है उनके एकदम सेम आना, ये पॉसिबल नहीं। यहाँ तक कि पॉइंटों में नंबर सेम है। जी, आप रैंक के आधार पर बात कर रहे हैं, क्या उनकी ऑथेंटिक आपके पास प्रूफ है? देखिए इतने सारे एविडेंस हमारे पास आए। इसके अलावा आगामी 2-3 दिन बाद के अंदर हम एक और नई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जिसमें इसी भर्ती से जुड़े हुए ओमार मामले के अंदर गड़बड़ियां भी जारी करेंगे, जिसमें आप देखोगे कि एक बच्चे का मेरे पास अभी फोन आया, वो मैं एविडेंस ला नहीं पाया, उसने मेरे को बताया कि उसके नंबर जो है अगर वो फाइनल आंसर की जो बोर्ड ने जारी करी उससे वो अगर मिलाए या उनसे देखे तो उस बच्चे के 219 पॉइंट कुछ नंबर बन रहे हैं,
और आरएसएसबी बोर्ड की जो ओमार जब उसने चेक किए नंबर तो उसके 215 आ रहे हैं। और उसने जब वापस आरएसएसबी बोर्ड से सवाल भी किया तो जवाब में उन्होंने ये उनको कहा, बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने, कि हम जो है एक बार ओमार चेक होने के बाद दोबारा ओमार रीचेकिंग नहीं हो सकती, ये पॉसिबल नहीं है। अगर एक बच्चे को शक है कि भाई मेरे नंबरों में गड़बड़ियां हुई है तो आप क्यों जो है बचने की कोशिश कर रहे हो या उस बच्चे को न्याय क्यों नहीं दे सकते? तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है, बड़ा घपला इसके अंदर हुआ है। आपने देखा होगा कि 2018 की कृषि प्रयोग से भी विवादों के घेरे में रही थी और 1100 पदों पर भर्ती आना और 20-20 साल की उम्र के बच्चे टॉप रैंक में लेकर आना सर पॉसिबल नहीं है। और एक परिवार से इतने लोग सेलेक्ट होना है और आगे पीछे रैंक आनी, एक सेंटर से सेलेक्ट होने, एक कोचिंग के इतने बच्चे सेलेक्ट होने और एक कम्युनिटी विशेष के एक एरिया वाइज लोगों इतने सेलेक्ट होने, ये नॉट पॉसिबल है। एक सर्विसमैन के रैंक आसपास आना, ये बड़ा घपला है। हम चाहते हैं, बीजेपी सरकार से चाहते हैं कि भाई हम बच्चों की मांग है कि अगर ये आरोप सही है या फिर आरोप शक के आधार पर है तो इसकी निष्पक्ष और पारदर्शिता तरीके से जांच हो, एसओजी इस मामले की जांच करे और बच्चों को जो है पारदर्शी परीक्षा। बच्चे क्या चाहते हैं सर? बच्चे ये चाहते हैं कि भाई एक उनकी उम्मीद होती है परीक्षा और जब रिजल्ट आता है तो उस समय ये देखते हैं कि इतनी गड़बड़ियां हो गई, आखिर ये इसको कौन रोकेगा? हाल ही में आपने देखा होगा कि भाई नीट मामले में लेकर इस जैन जी ने कैसी क्रांति की और आज रिजल्ट में ऐसी गड़बड़ियां हो रही है। पेपर लीक की बात ही छोड़ दीजिए, ये तो पता ही नहीं चल रहा कि पीडीएफ में गड़बड़ियां कर रहे हैं कि अंदर ओमार में गड़बड़ी कर रहे हैं कि क्वेश्चन पहले प्रोवाइड करवा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ये हमारे खुद के समझ से बाहर है। और लंबे समय से आरएसएसबी बोर्ड घेरे के अंदर रहा है, सवालों के घेरे में, इसकी जांच हो और एसआईजी जो है और सरकार इसके ऊपर स्पष्टीकरण दे। कृषि भविष्य की अगर बात की जाए तो 3 सालों में भी सवाल उठा था कि ये गलत है, तो क्या अभी तक उसमें देखिए कि 3 सवालों नहीं, मेरे अनुमानित रूप से इसमें लगभग 12 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्ट स्टूडेंटों ने लगाया था, उसमें से 3 क्वेश्चन जो है डिलीट कर दिए थे और 3 क्वेश्चन जो है उनके आंसर चेंज किए थे आरएसएसबी बोर्ड ने और उन दोनों में सेम जो है मसला था कि डबल ऑप्शन दोनों का मामला था। जैसे एक कोई क्वेश्चन है उसके 2 आंसर है, दोनों सेम हो रहे हैं, तो उन 3 को डिलीट किया, लेकिन उन 3 को डिलीट नहीं किया, चेंज किया। ये भी एक सबसे बड़ी बीमारी जो आरएसएसबी बोर्ड की है, जिन्होंने जानबूझ के जो है ये घपला करने का काम किया है। नॉर्मलाइजेशन भी एक सबसे बड़ी बीमारी जिसको किया। आप चतुर्थ श्रेणी भर्ती भी आरएसएसबी बोर्ड करवाई जिसमें इतने बड़े पदों पर 12-12 नंबर बच्चों के अंक किए। तो हम ये चाहते हैं कि भाई इस पूरे मामले की एसओजी जांच करे और आलोक राज जी इसके ऊपर स्पष्टीकरण दें। और आपने देखा होगा हाल ही में कुछ दिनों पहले एक बच्चे हमारे वहां पे मिलने गए डेलीगेशन के रूप में, तो वहां पूरे आरएसएसबी बोर्ड में बीजेपी के झंडे लिखे हुए मिले, एक पार्टी विशेष के झंडे। एक बोर्ड के अंदर जो बोर्ड बच्चों के एग्जाम कंडक्ट करवाता है वो एक निष्पक्ष बोर्ड होता है, इन बच्चों का बोर्ड है, वहां पे अगर एक पार्टी विशेष के झंडे लगे हुए होते हैं तो अपन क्या कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा पार्टी वहां संरक्षण दे रही है। अंदर ही अंदर जो है पूरी चयन प्रक्रिया नीचे से गड़बड़ है और सारे लोग मिलजुल के ये खेल कर रहे हैं, बड़े लोग इसमें इंक्लूड है और बाहर के लोगों तक, बेचारे बच्चों तक महसूस ही नहीं करवाने दे पा रहे कि हो क्या रहा है। ये तो हमने बड़ी मेहनत करके कलेक्ट करके इधर उधर के बच्चों और लोगों से मिलकर ये लाए और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इसमें 500% घपला हुआ है कृषि पर्यवेक्षक में। अगर नार्को टेस्ट करवा लो या एसआईटी अगर सही ढंग से जांच करे तो घपला होगा। कहने वाले तो उस समय यही कहते थे कि एसआई भर्ती में गड़बड़ी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, ये है वो है, क्लीन चिट्ठी दे दी, लेकिन हमने लंबे समय तक मांग उठाई। आपने देखा होगा पूरी भर्ती को लास्ट में रद्द करना पड़ा और घोटाला हुआ है। ऐसे ही इसमें के अंदर भी बहुत बड़ा घोटाला है। ये वैसी प्रक्रिया जैसे एसआई में भी एक घर से 2-2 3-3 थानेदार बने थे, यहाँ भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में एक घर से 3-3 बच्चे सुपरवाइजर बन गए। कैसे बन सकते हैं कि मामा बुआ का जिन्होंने पहली बार एग्जाम दिया, कैसे हो सकते हैं? हमने भी एक साथ एग्जाम दिए, नहीं हो सकता। लेकिन ये है, वो लोग सोचते होंगे कि किसी को पता नहीं चलेगा कि भाई, अरे पता कैसे नहीं चलेगा? आजकल सारा जमाना है कि लोग पता ही चलते हैं। आज मैं तैयारी नहीं कर रहा हूं, कल को मैं जॉब लग जाऊं तो मेरे पड़ोस वाला तो मेरे भी ये कहेगा ना ये कैसे लग सकता है, चलो मैं लग गया तो फिर मेरा दूसरा साथी कैसे लग गया जो वही तैयारी नहीं कर रहा हो, जिसने पहली बार एग्जाम दी हो, 12th पास करके एग्जाम में बैठा और वो एग्जाम में नौकरी लग गया और टॉप रैंक और लिया है। बड़ी मजाल की बात है। तो हम ये कह रहे हैं कि इस मामले को आप मीडिया के साथ ही इस राजस्थान के युवाओं के भविष्य को देखते हुए, इनके परिवारों की उम्मीदों को देखते हुए, बच्चों के दिल में बहुत दर्द है। एक बच्चा सब जब घर से निकलता है ना तो वो बड़ी उम्मीद लेके तैयारी करता है, जब ऐसी गड़बड़ियां होती है, जब उसकी पूरी उम्र खर्च होती है, वो पूरी जवानी खपा देता है अपने एक परिवार में नौकरी के लिए, अपने परिवार के जीवन यापन के लिए और एक अपने सफल भविष्य की रोशनी चमकाने के लिए। और जब ये ऐसी चीजें वो देखता है तो कहीं ना कहीं उसके दिल में दर्द होता है और वो सुसाइड करने को आतुर हो जाता है और उसके पूरा परिवार टूट जाता है। क्योंकि आज इस युवाओं का कोई सगा नहीं है, ये हम लोग हैं जो भाजपा और कांग्रेस दोनों ने मिलकर किया। मैं देख रहा था कि चाहे कांग्रेस पार्टी जो है लंबे समय से
नीट मामले में चिल्ला रही थी, लेकिन हम उनको भी कहना चाहते हैं, गोविंद सिंह डोटासरा जी जो ये कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, कि हम भूले नहीं है, रीट के गुनेगार भी नहीं भूले, एसआई के गुनेगार नहीं भूले, जो 17 पेपर लीक आपके कार्यकाल में हुए हम उनको भूले नहीं है। इन युवाओं को बरगलाने की बात मत कीजिए आप। हम ये कह रहे हैं कि ना हमें भाजपा ना कांग्रेस, हम युवाओं को राजनीति से मतलब नहीं है साहब। हम बच्चे हैं, हम गांव के ढाणियों से निकल के शहर में आते हैं, हमारे माँ बाप हमें पढ़ाते हैं। हम चाहते हैं कि भाई सिस्टम के अंदर फेरबदल हो, एक पारदर्शिता सिस्टम हो, और सरकार में बैठे लोग, हमें कोई पार्टी विशेष की बात भी नहीं करते, लेकिन जो सरकार में बैठे लोग हैं, जो अपने पैसों के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए उन बच्चों को संरक्षण देते हैं या इन माफियाओं को संरक्षण देते हैं, उनके ऊपर जो है एक्शन कब होगा, क्यों नहीं ले रहे एक्शन, कौन लेगा एक्शन? और ये बातें बड़ी बड़ी करती है कि हम बात करेंगे। आज कांग्रेस क्यों नहीं कर रही? ओमार घोटाले पे क्यों नहीं कर रहे साहब? सचिन पायलट जी ने अपनी सरकार के खिलाफ, हमारा दर्द है, हम आरोप नहीं लगा रहे ना, हमारी पायलट साहब से दुश्मनी है, लेकिन मैं उस समय पेपर साथ चलाता साहब, लेकिन आज वो कहां मौन है? नीट मामले में पूरी कांग्रेस ने माहौल बनाया था, लेकिन राजस्थान के इस घोटाले पे कौन बात करेगा साहब? क्यों बात नहीं कर रहे कि आरपीएससी का जो है पर्दाफाश हो, आरपीएससी जो है पूरी तरीके से चयन प्रक्रिया निश्चित हो, और आरएसएस भी बोर्ड के अंदर भी घोटाले रुके। साहब बच्चे कितने मुद्दे पड़े, मैं हजारों मुद्दे आपको ऐसे बता दूं जहां बच्चे परेशान पड़े हैं। अगर बच्चे की नौकरी लगे, रिजल्ट आ गया तो उसका डीवी नहीं हो रहा, डीवी हो गया तो उसको नौकरी नहीं मिल रही, रीट लेवल 1 का रिजल्ट आया, इतना समय बच गया, लेकिन बच्चे डीवी की मांग करें, डीवी नहीं करवा रहे। आखिर कहां है सरकार? केवल और केवल रिलीजन के नाम के ऊपर डाइवर्ट करने का काम कर रही है, माहौल क्रिएट कर रही है इलेक्शन के नाम पर, लेकिन इन बच्चों का भविष्य कौन करेगा साहब? सोने की चिड़िया कहलाने वाला इस भारत देश के अंदर आज राजस्थान जो इस भारत का हार्ट बीट है, यहाँ ये हालात हो रहे हैं, और ये सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा, और ये सबसे बड़ा है साहब। कौन बात करेगा? और कांग्रेस के खुद के हाथ जो है, उनके खुद के हाथों की मेहंदी अभी पेपर लीक की उतरी नहीं है, और वो चोर साहूकार बनने की बात कर रहे हैं कि ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इस पे बात करो। अगर है दम कांग्रेस की सरकार में तो आओ सड़कों के ऊपर हम लड़ेंगे। नहीं तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, मैं उस पार्टी से बिलोंग करता हूं, लेकिन उस पार्टी से पहले मैं एक स्टूडेंट और एक स्टूडेंटों का स्टूडेंट लीडर हूं। उसके मुताबिक इनका दर्द जब मैंने देखा, मैंने बात करी। इन जो हमारा जो कल आंदोलन है, जो 14 अगस्त को प्रक्रियाधीन भर्तियों में 1 ईयर वेटिंग रूल लागू करवाने को, मैं हाथ जोड़ के तमाम लोगों से, युवाओं से, नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि इन बच्चों का साथ दीजिए। अगर इनकी नौकरी लग जाएगी, ये 12-13 हजार तनख्वाह की नौकरी है, उसमें भी इनका परिवार और ये लोग खुश हो रहे हैं, तो सोचिए कि कितनी खुशियां इनके परिवार को मिलेगी जब पद खाली हो रहा है, ये भर जाएंगे। इनके न्याय के लिए, इनके हक के लिए आप सब लोग प्लीज आइए। और मीडिया को भी मैं कहना चाहता हूं कि सरकार तक मैसेज पहुंचाए। कल शहीद स्मारक के ऊपर तमाम चतुश्रेणी भर्ती और प्रक्रियाधीन सहित कई सारी 5-7 भर्तियां, उन भर्तियों के जो स्टूडेंट्स जो है हजारों की संख्या में यहाँ पे आएंगे। इन्होंने पिछले दिनों 30 तारीख को भी आंदोलन किया था, लेकिन सबने इन्हें धोखा दिया। ये कई बेरोजगार नेताओं के पास भी गए, लेकिन उन्होंने सबसे पहले इनको यही कहा कि आप हमें 50,000 रुपए यहाँ दे दीजिए, मैनेजमेंट हम करेंगे, वो करेंगे, यहाँ कोई दूसरा नहीं आना चाहिए। मतलब सब अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए, किसी को कोई मतलब नहीं है कि बच्चों का कौन है। लेकिन हम वो लोग हैं, जब या तो किसी मुद्दे पे लड़ते नहीं है, अगर लड़ते हैं तो हम निष्पक्ष भाव से, निस्संदेह भाव से इन बच्चों के साथ मजबूती से लड़ते हैं। आपने देखा होगा कि शहीद स्मारक आज भी गवाह है कि एसआई की लड़ाई हमने छोड़ी नहीं थी, हमने हमारा पूरा कैरियर दांव पे लगा दिया, लेकिन हमने नहीं छोड़ी। और जब ये मैं हमारे पास आए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और हमारे नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में कल का जो धरना है वो आयोजित हो रहा है। उन्होंने पहले भी वीडियो जारी करके, ट्वीट जारी करके इन बच्चों के हक के लिए सरकार से मांग भी की, और कल रात को भी उनसे हमारी बात हुई, अनुमति भी धरने की ले ली गई है। कल का धरना है और पूरी आरएलपी पार्टी हमारे साथ है, मजबूती से आंदोलन होगा, हजारों की संख्या में नौजवान भी आएंगे। वो बच्चे ये कह रहे हैं कि पार्टी विचारधारा से पहले हमारा फ्यूचर है, हमारा हक है, हमारी नौकरी है। अगर उसके लिए अगर कोई पार्टी या कोई नेता हमारा साथ दे रहा, हम मजबूती से उनके साथ लड़ेंगे, हमें कोई एतराज नहीं है। और आरएलपी वो पार्टी है जहां जब भी युवाओं के मुद्दे आते हैं, सबसे पहले बिना राजनीतिक विचारधारा के, बिना राजनीतिक पटाक्षेप देखते हुए सबसे पहले मुद्दों पे लड़ती है। और हनुमान बेनीवाल जी भी जो है कल के धरने के अंदर उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि मैं जो है कल शाम तक जो है जयपुर पहुंचूंगा और उस धरने में शामिल होऊंगा।